लोग जब ऑडिशन देने आते हैं तो उनमें से कुछ रिजेक्ट भी होते होंगे, तो उनमें से कोई कॉमन मिस्टेक होती है जिस वजह से वो सिलेक्ट नहीं होते या रिजेक्ट होते हैं? टिकटॉक बैन होने के बाद लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं, तो आप कभी कास्टिंग करते समय सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं इंस्टाग्राम की रील्स की? वैसे जो एक्टिंग में आना चाहते हैं उसमें ऐसा क्या होना चाहिए जिससे उसके कास्ट के चांसेस ज़्यादा हो? लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है इस इंडस्ट्री के बारे में, स्पेशली जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मैं देखती हूँ लोगों में ये है कि यार काश मैं थोड़े बॉडी बना लूँ उसके बाद इंडस्ट्री में अप्लाई करूँ। प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, ऑडिशन और इंट्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकते हो? सोशल मीडिया से कितना फर्क पड़ा है कास्टिंग के प्रोसेस पर? ऐसा सेट कि ऑडिशन की लाइनें खत्म हो गई है, सारे ऑडिशन ऑनलाइन आ जाते हैं, वो फर्क पड़ा है। दूसरा ये फर्क पड़ा है कि वैसे पिछले कुछ सालों में नेपोटिज्म एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है, तो आप इसे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर क्या सोचते हो इसके बारे में? किसी कैरेक्टर के लिए आपको कास्ट करना होता है तो आप उसे कैसे फाइंड करते हो, एंड इसके लिए लोग ज़्यादातर अप्लाई कहाँ पर करते हैं? अनसीन अचीवर्स पॉडकास्ट के 9th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है उनका नाम है राजेश्वरी शर्मा और वो एज अ प्रोफेशन कास्टिंग डायरेक्टर है। समझ सकते हो हमारे पॉडकास्ट का लेवल बढ़ता जा रहा है। आगे और गेस्ट कौन आ सकता है आप इसको सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़े गेस्ट हमारे चैनल पर आने वाले। बहुत टाइम लगा इस पॉडकास्ट को आने के लिए, लेकिन आज का पॉडकास्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी एक्टर बनना है, कास्टिंग फील्ड में जाना है, तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखना। मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, कुछ आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे अगर इस फील्ड में आप आते हो तो आपकी डेफिनेटली मदद होगी। ठीक है, तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको थैंक यू कि आपने हमें अपना टाइम दिया, एंड अगर आप खुद अपने बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बहुत बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। फर्स्टली थैंक यू कि आपने मुझे रीच आउट किया, बिकॉज ऐसा बहुत कम होता है हमारे इंडस्ट्री में जो इन सब चीज़ों के लिए रीच आउट करे। यूजुअली सब एक दूसरे से बात करने के लिए, काम जानने के लिए रीच आउट करते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। पता नहीं आपने मुझे कहाँ से ढूंढा। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंडली येस, माई नेम इज़ राजेश्वरी। आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर बाय प्रोफेशन, and I do other things also for my interests and hobbies. लेकिन casting director is what gives me money, so I think we will talk about that today. अच्छा, आप इस फील्ड में कब से हो फिर? इस फील्ड में मैं हूँ 2019 से, सिंस बिफोर द लॉकडाउन। ये टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और जैसे ही मेरी एग्जाम्स खत्म हुई, द फर्स्ट जॉब आई डिड वाज इन अ कास्टिंग एजेंसी। बट उसके पहले ऑब्वियसली मैं BMM स्टूडेंट हूँ एडवर्टाइजिंग स्पेशलाइजेशन से, तो हमारी कॉलेज में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती थी। वी हैड अ फोटो स्टूडियो, वी हैड अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। वो लोग हमें मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने बोलते थे, सो ऑफकोर्स एक इंटरेस्ट मेरा वहाँ पे था ही। एंड दैट इज़ हाउ मैं प्रोडक्शन, फिल्म्स, इवेंट्स, इस टाइप के चीज़ों में ही जॉब्स ढूंढ रही थी। एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड अप डूइंग अ कास्टिंग एजेंसी जॉब। लेकिन मैं इनिशियली कोई और प्रोफाइल के लिए काम कर रही थी, बट आई हैड फ्रेंड्स इन द कास्टिंग डिपार्टमेंट जिनसे मैंने कास्टिंग सीखी। एंड ग्रेजुअली मुझे बोला गया कि यू नो, यू आर गुड विद जजमेंट्स, यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। एंड दैट्स हाउ आई टुक कास्टिंग अ लिटिल सीरियसली। मैंने शुरू की, देन आई वॉज गिवन अ टीम ऑफ 5-6 पीपल अंडर मी, एंड धीरे धीरे फिर काफ़ी सारे ब्रांड्स आते गए। And now I'm also casting for the longer format, मतलब movies, series, ये सारी चीज़ों के लिए. So that's how I entered casting. अच्छा, आपने कहा कि आपको कॉलेज में मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए कहा था, तो आपने दोनों बनाई थी? दोनों। आप इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, मैंने एक्चुअली सेक्शन 377 जब डिक्रिमिनलाइज हुआ था, मतलब सेम सेक्स लव जो डिक्रिमिनलाइज हुआ था, उसके ऊपर मेरी काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री, मतलब अच्छी इन द सेंस उसमें जो गेस्ट है जिन्होंने इन सब टॉपिक्स के बारे में बोला है, वो एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज है, एक बहुत बड़ी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है। तो ऐसे हमारे पास कुछ 10-15 की पीपल हैं जिन्होंने इस डिक्रिमिनलाइजेशन में बहुत बड़ा जिनका हाथ है। सो वो एक डॉक्यूमेंट्री है। हमने 1-2 टॉपिक्स पे शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसमें से एक हॉरर थी, थ्रिलर थी। सो या लॉट ऑफ कंटेंट दैट आई हैव शॉट इन कॉलेज टाइम्स आल्सो। अच्छा। अगर किसी को आपके इस फील्ड में आना है तो उसके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स और क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो इस फील्ड में अपना सक्सेसफुल करियर बना सके? एंड आप इसे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर बताइए कि कैसे क्या करना चाहिए। श्योर, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ कोर्स आपकी जजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू नीड टू टेल पीपल कि क्या सही जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई थिंक पूरे इंडस्ट्री में जस्ट नॉट कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर हो या कोई कैमरामैन हो, एवरीबडी नीड्स टू हैव अ स्किल कॉल्ड नेटवर्किंग।
क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री नेटवर्किंग से चलती है। आपकी जितनी पहचान हो, लोग आपको जितना ज़्यादा जाने, उतना जल्दी आपको काम मिलता है। बिकॉज इस इंडस्ट्री में किसी के पास टाइम ही नहीं है, ऑनेस्टली आपको बताऊं तो। मैं अगर मतलब मैं कुछ काम में बिजी और मुझे याद है कि मेरा कल शूट है, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में वो आएगा इंसान जिससे मैं सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग में हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा जिसका काम देखा, जो मेरे व्हाट्सएप पे बात बात पे अपना काम भेजता रहता है। तो इस इंडस्ट्री में सीवी देखने का किसी को टाइम नहीं है, इंटरव्यू लेने का किसी को टाइम नहीं है। दे ओनली ऑपरेट ऑन फोन। तो जितना लोगों से आप नेटवर्क करो, जितना आप लोगों के जहन में आ सको, उतना बेटर है। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल नीडेड इन कास्टिंग और एनी प्रोफेशन इन द फिल्म इंडस्ट्री। और अगर किसी को आप जिस फील्ड में हो उसमें आना हो या एक्टिंग में अपना करियर बनाना हो तो मुंबई आना ज़रूरी है, अगर इस फील्ड में अपना करियर बनाना है और इसमें आना है तो? आई थिंक मैं तो आफ्टर आई हैव जॉइंड कास्टिंग, मैं जितने लोगों को मिली हूँ, कम से कम 50% लोग बाहर से ही आए हुए हैं। अब थोड़ा सा आई थिंक लाइफ इज ईजी राइट नाउ बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडिया। मैं बोलूँगी कि यार अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉम्बे मत आओ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ एन एक्सपेंसिव सिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग। खाना वाना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन रहने के हिसाब से बहुत महंगा है। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मत आओ। मेक श्योर कि आपके पास एक बैकअप हो। मेक श्योर कि आप इस इंडस्ट्री में, अगर आप एक्टर हो स्पेशली, तो एक और प्रोफेशन आपके पास हो। वर्चुअली आप जितने ऑडिशन दे सकते हो, आप 2 लोगों को अपनी प्रोफाइल भेजो, ऑडिशंस भेजो, ऑनलाइन जितना कर सकते हो करो, लेकिन एक बैकअप हमेशा रखो। ये मैं यंगस्टर्स को स्पेशली एडवाइस देती हूँ, बिकॉज मैंने कितने लोगों को देखा है, कम से कम मेरे आंखों के सामने, लाइक आई कांट डू एनीथिंग। अभी 100 फिल्म बन रही है अगर एक साल में, फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे पता है, उसमें से 100 ही लोगों को मैं काम दिला पाऊंगी या ज्यादा से ज्यादा 200 को दिला पाऊंगी, लेकिन मैं एटलीस्ट दिन की 500 प्रोफाइल्स चेक करती हूँ। तो आप समझ लो मंथली कितनी प्रोफाइल्स आती होगी। हाँ, तो कितने लोगों को इस इंडस्ट्री में आना है। तो अगर आप बहुत सीरियस हो इस प्रोफेशन को लेके तो जरूर आओ, बिकॉज ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुंबई इज द हब ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पे सब लोग मिल जाएंगे आपको, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा। लेकिन हाँ, एक बैकअप लेकर जरूर आना ताकि सरवाइव कर सको। और अभी तो सोशल मीडिया भी है तो आई थिंक इससे और इजी हो गया अगर किसी को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है तो। हाँ, सोशल मीडिया की वजह से तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। बिकॉज ऑडिशन की पहले तो लंबी लंबी लाइन लगती थी। ये सब हम अपने मम्मी पापा से सुनते हैं कि गोरेगांव में फिल्म सिटी के बाहर लोग पागल की तरफ टूट पड़ते थे। ये वो आराम नगर में लोगों की लाइन लगती थी, अभी भी लगती है आई वुड से। मैंने खुद लोगों को देखा है आराम नगर में अपना पोर्टफोलियो लेके घूमते हुए। लेकिन अभी जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, मतलब मैं जितने भी ऑडिशन भेजती हूँ, जितना मुझे याद है वो सारे मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। जितने भी लोग एक्टर्स से लेके मैं प्रोडक्शन हाउस को भेजती हूँ, एवरीथिंग इज ऑन व्हाट्सएप। सो आई थिंक उसकी वजह से इतना टाइम एनर्जी सेव हो गया। लोग एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, वो लोग एक अलग अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर यहाँ बात ना बने तो किसी भी जगह पे हो, फटाफट अपना, मतलब एक फिल्म के लिए शूट करते करते वो अपने ग्रीन रूम से दूसरे फिल्म का ऑडिशन दे सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग। वैसे टिकटॉक बैन होने के बाद लोग इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं, तो आप कभी कास्टिंग करते समय सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं इंस्टाग्राम की रील्स की? हाँ, सो आई थिंक दिस हैपेंड आफ्टर टिकटॉक थोड़ा रेवोल्यूशन आया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम एक्टिंग स्किल्स या वो डबिंग स्किल्स जज कर पाते हैं वीडियो में से, बिकॉज ऑनेस्टली हम उसे एक क्राफ्ट नहीं मान सकते। वो 30 सेकेंड के वीडियो को जिसमें आप किसी और के डायलॉग को खाली कॉपी कर, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ क्राफ्ट, बट वहाँ पे कुछ ऐसे चेहरे मिल जाते हैं हम लोगों को जिसे देख के ऐसा लगता है कि वो ऐसे बार बार देखते रहे, या वो लोगों को इतना भा जाता है कि वो इतना वायरल हो रहा है। तो कभी कभी चाहिए होता है, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी ऐसे कि आपको पता है दिस पर्सन इज गेटिंग वेरी पॉपुलर ऑन टिकटॉक और ऑन इंस्टाग्राम, क्या हमें आप इनका नंबर मिल सकता है? सो हाँ, इट हैपेंस, वहाँ से कास्टिंग हो रही है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा, इनफैक्ट मैं आई डोंट नो इफ यू नो, आई एम विद अ कंपनी जो मेजॉरिटी आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स को मैनेज करती है। तो आई एम ऑल्सो द पर्सन जो कंटेंट क्रिएटर्स को बॉलीवुड में लेकर जा रही हूँ, अगर वो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं तो ओनली दोज पीपल ऑफ कोर्स आर गेटिंग वर्क। सो दे नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट द क्राफ्ट, बिकॉज एट द एंड बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए इसके लिए। तो येस, अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर गेटिंग वर्क। उनके अंदर पहले से ही शायद वो एक एक्टिंग स्किल थी, उन्हें खुद पता नहीं था, जो इस प्लेटफॉर्म के बाद पता चला। सोशल मीडिया से किसी को कास्ट किया जाए तो प्रमोशन भी हो जाता है। राइट। आपका कोई मेमोरेबल या चैलेंजिंग कास्टिंग एक्सपीरियंस रहा है अभी तक?
एक है जो बहुत क्यूट मेमोरी भी है और एक है जो थोड़ी फनी भी है। एक कास्टिंग मैंने की है मिर्जापुर 3 के लिए, जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती बिकॉज अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अपकमिंग है। तो वो जब रिवील होगा तब मैं आपको जरूर भेजूंगी। वो कास्टिंग आपको मेरी बहुत क्यूट लगेगी, आई एम वेरी श्योर ऑफ। वो उस चीज में है थोड़ा कुछ ऐसा जो मैं एक सेकंड, आपने मुझे बताया था आप पहले किड्स के कास्टिंग करते थे, तो मिर्ज़ापुर में भी किड्स की तो कास्टिंग नहीं किड्स, है, और आपने क्यूट भी वो बोला मैं, था शायद। बट हाँ हाँ, हाँ, समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज ओके ओके। दैट अ लॉट। थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो वो जब आएगा तब आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब मैंने वो कास्टिंग की थी मुझे याद है मैं रात को 12 बजे तक बैठ के, बिकॉज जिसकी कास्टिंग करी थी वो बीमार हो गए थे, तो मैं 12 बजे तक बोल रही थी कि नहीं 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 प्लीज इसको रिप्लेस मत करो, यू विल रिग्रेट इट। मैंने बहुत मेहनत से वो कास्टिंग की है, क्योंकि दे वर रेडी विद अ रिप्लेसमेंट। इतना ईजी होता है इस इंडस्ट्री में कि ये नहीं तो ये। बट कभी कभी कोई डायरेक्टर को इतना जम जाता है कि नहीं हम इसके बिना कास्टिंग कर ही नहीं सकते, इसके बिना ये रोल ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमने वो विजुअलाइज ऑलरेडी कर लिया। तो लकीली वैसा हो गया था कि वो कैरेक्टर सबको इतना पसंद आ गया था सेट पे कि उन्होंने बोला नहीं हमें यही चाहिए। तो उसके ठीक होने का वेट किया और फिर हमने शूट किया। तो दैट इज वन मेमोरेबल थिंग। और एक बहुत फनी पार्ट है कि मैंने कास्टिंग करी थी, एक लड़का था, कॉर्पोरेट एड थी, लेकिन बहुत अच्छा लड़का था। हमने उसके ऑडिशंस वगैरह सब देखे थे, लेकिन जब वो स्क्रीन के सामने गया पता नहीं क्या हुआ, उससे बेसिक एक्सप्रेशन दिए नहीं जा रहे थे। और उसके पास उसका फोन नहीं था ब्रेक्स में भी, क्योंकि फोन वो लोग साइड में रख लेते। तो मैं यहाँ पे पीछे मॉनिटर के पीछे बैठ के मैसेज कर रही हूँ, अरे ऐसे एक्ट कर वैसे एक्ट कर, और मुझे इतना एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है कि यार ये तो एक्सप्रेशन भी नहीं दे पा रहा। तो हाँ, कभी कभी छोटी मोटी गलती भी हो जाती, बट आई थिंक उसने एट द एंड पुल ऑफ कर लिया, और वो एड इन द एंड अच्छी लगी। बट उसे बहुत वैसे अपनी कास्ट किया था। हाँ हाँ, मेरी कास्टिंग थी, और उस टाइम में मैं शूट पे थी भी। यूजुअली मैं शूट्स पे कम जाती हूँ, बट उस दिन मैं शूट पर थी, और मुझे ऐसा हो गया था कि यार आज मेरी नाक रख लेना, क्योंकि मैं कोई बिजनेस पर्पज से शूट पे गई थी। बट उसने कर लिया। छोटा था, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है उन लोगों को। सो ही डिड। आपको भी पता होगा कि लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है इस इंडस्ट्री के बारे में, स्पेशली जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन मैं देखती हूँ लोगों में ये है कि यार काश मैं थोड़े बॉडी बना लूँ उसके बाद इंडस्ट्री में अप्लाई करूँ। मैं थोड़ा सा आई वॉज थिंकिंग कि आई टेक अ मेक ओवर, मैं बाल को कलर करा लूँ फिर ये करूँ। जिम की मेंबरशिप ली है तो 3 महीने बाद आई थिंक माई प्रोफाइल विल बी रेडी एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे ये चीज़ मैंने ऑब्वियसली लोगों को समझ नहीं आता, बट मैं जितना हो सके उतना एजुकेट करने का ट्राई करती हूँ कि ये आइडिया बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। क्योंकि बहुत मतलब जो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट फिगर है, परफेक्ट हेल्थ बॉडी है, फेस है, वो हमारे पास में बहुत है। क्योंकि हर ऐसे दिखने वाले मतलब यूजुअली लोगों को लगता है अगर हम फेयर है, थिन है या मस्क्यूलर है तो हमें ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, ऐसे स्टीरियोटाइप्स है। बट ऐसे हर दिखने वाले को लगता है कि मैं स्टार बन सकता हूँ। yes. तो ऐसे लोगों का डेटा हमारे पास 1 मिलियन होता है, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी टाइप है, फैट है, मीडियम बॉडी है या शॉर्ट हाइटेड है, ऐसे दिखने वाले लोगों का हमारे पास डेटा होता है 10%, वो भी मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये मिसकंसेप्शन है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको अच्छी एक्टिंग आती है बट उसकी बॉडी अच्छी नहीं है, उसका फिजिक्स अच्छा नहीं है, तो उस मेन कैरेक्टर का रोल कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर तो वीएफएक्स से 6 पैक्स बनाए जाते हैं, अगर नहीं आप है एक खाली मुझे एक बात बताइए, आपने तारक मेहता देखा है? हाँ, उसमें आई थिंक बबीता जी को छोड़ के ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो एक आइडियल बॉडी, लोगों के हिसाब से एक आइडियल बॉडी में है या आइडियल लुक में है। तो हमें नॉर्मल लुकिंग, क्योंकि वो कैरेक्टर ही वैसा लिखा गया है। एग्जैक्टली तो मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी एक शो बनता है तब हमें नॉर्मल लुकिंग लोग चाहिए, हमें ऐसे सिंड्रेला लुकिंग लोग नहीं चाहिए होते। हमें रेगुलरली अपन एक रियलिटी बेस्ड फिक्शन नॉन फिक्शन शो बना रहे हैं, तो अपने को एक पापा चाहिए जिसके 2 बच्चे हैं, उनका थोड़ा पेट निकला हुआ, उनके आधे बाल गए, हमें ऐसे ही लोग चाहिए। तो डोंट ट्राई टू लुक वेरी गुड। अभी हमें किसी गाँव के बच्चे का भाई किसी बच्चे का बड़ा भाई चाहिए, तो हमें एक नॉर्मल लुकिंग लड़का चाहिए। तो ये मतलब इस चीज का वेट मत करो कि मैं जिम जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन सा अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। क्योंकि मैं मॉडल हायर नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टर हायर कर रही हूँ। मॉडल चाहिए होता तो मैं बोलती जाके आप मुझे पैंटलून्स के लिए एक मॉडल चाहिए तो आप अपनी बॉडी बना लो, दैट्स अनदर थिंग। मुझे एक्टर चाहिए हर बॉडी टाइप का, हर स्किन टोन का, हर हाइट का। कितने बार ऐसा होता है कि हमें डार्क स्किन का छोटा बौना लड़का चाहिए और हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि
अप्लाई करना, बट हमें ऐसे ही कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, उन्हीं को ढूंढने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। नॉर्मल कॉलेज की लड़कियां तो हर जगह मिल जाती है। और अगर लीड रोल में फीमेल को कास्ट करना है तो स्किन कलर वाइज कुछ कास्ट किया जाता है, ब्लैक और डार्क? नहीं, अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बिकॉज जितने, अगर आप ब्रांड्स की बात करो, जितने ब्रांड्स की बात करो तो दे आर गोइंग फॉर इंडियन लुकिंग और डस्की कलर। मेरे पास मेजोरिटी रिक्वायरमेंट अभी ऐसी आती है कि प्लीज हमें ज्यादा फेयर नहीं चाहिए, हमें डस्की लुकिंग लड़कियां चाहिए, या हमें डार्क स्किन्ड मेल चाहिए, क्योंकि हमारा कॉस्मेटिक ब्रांड है और हमें ये सबको केटर करना है। तो मेरी रीसेंट कास्टिंग थी एक कॉस्मेटिक ये बॉडी केयर ब्रांड को लेके, स्किन केयर ब्रांड को लेके, जिसमें मैंने हर स्किन टोन के लड़के लड़कियां सब कास्ट किए। एक रिसेंट इंटरव्यू में नवाज सर ने कहा था कि अगर इंडस्ट्री में सभी स्किन कलर को सेम ट्रीट किया जाता है तो फिर ब्लैक स्किन कलर की कोई हीरोइन क्यों नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लैक तो आई डोंट थिंक आई रिमेम्बर एनीबडी, बट आई थिंक प्रियंका, दीपिका, स्वरा एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर डस्की। और उनसे आई थिंक हम जितना रिलेट कर पाते हैं एज इंडियंस, हम और किसी से रिलेट नहीं कर पाते। तो आई डोंट थिंक, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा, और आजकल लोग डस्की मेकअप करवा रहे हैं, वो फेयर है तो इट इज़ इन ट्रेंड, धीरे धीरे पीपल आर एक्सेप्टिंग। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप भूमि पेडनेकर को देखो, उस टाइम पे भूमि अभी जैसी अगर वैसी होती तो उनको उनकी लाइफ का फर्स्ट ब्रेक नहीं मिलता, दम लगा के हर्षा। अगर वो उस टाइम पे उस बॉडी टाइप में नहीं होती, उनको वो रोल ही नहीं मिलता, तो शायद उनकी सक्सेसफुल करियर जर्नी स्टार्ट नहीं होती। हो भी जाती बिकॉज एट द एंड उनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी है, बट मैं वही कह रही हूँ कि जिस बॉडी टाइप जिस स्किन टोन में हो उसमें अप्लाई करो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा कैरेक्टर आपका वेट कर रहा है। किसी चीज का वेट मत करो, शुरू हो जाओ। ठीक है। अगर अभी अभी मुझे लोग सुन रहे हैं तो मैं अभी बोल रही हूँ, अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हो, जिस भी हालत में हो, शुरू हो जाओ। ठीक है। तो ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि अगर हमें एक्टर बनना है तो मुंबई जाना पड़ेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं वो हमें किस तरीके से लेने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ऑफ कोर्स आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ठीक है, ये सारी तो चलो इन द बुक थिंग्स हो गई, लेकिन हाँ शुरू कैसे करें? सबसे पहले तो अपनी अच्छी पिक्चर्स खिंचवा लो, क्लोजअप, मिड लेंथ, फुल लेंथ, सारी टाइप की पिक्चर्स। सन ग्लासेस में फोटो मत भेजो, जो भी मुझे फोटोज भेज रहा है, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूँ, मुझे प्लीज सन ग्लासेस में फोटो मत भेजो, मुझे देखना है आप लोगों की आंखें। मुझे कैप लगा के फोटो मत भेजो, क्योंकि एक हिंड्रेंस आ जाता है बीच में जब आप ये सारी चीजें पहन के फोटो भेजते हो। तो गुड सनलाइट में, जैसे इस सनलाइट में मैं अभी हूँ, आई डोंट नो आप कौन सा वाला रिकॉर्ड करेंगे, गुड सनलाइट में, गुड लाइट में आप मुझे फोटो भेजिए। कम से कम 5 फोटो भेजो, ऑब्वियसली 20 फोटो भी मत भेजो, बिकॉज इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास देखने का। 5 फोटो अच्छी आपकी भेजो, लेफ्ट राइट फ्रंट मिड लेंथ एंड फुल लेंथ। लोगो कास्टिंग एजेंसी ढूंढो, आई थिंक इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, हर जगह पे आपको कास्टिंग एजेंट्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेटर्स मिल जाएंगे, प्रोडक्शन हाउसेस मिल जाएंगे। लिंक्डइन पे ढूंढो प्रोडक्शन हाउस की कास्टिंग टीम्स को, उन लोगों को मेल करना शुरू करो। व्हाट्सएप के ऑडिशन ग्रुप में अगर आपकी कोई पहचान में है तो ऑडिशन ग्रुप्स में ऐड होना चालू करो। धीरे धीरे प्रिंट शूट मिलेंगे, फिर डिजिटल ऐड मिलेंगी, फिर टीवीसी मिलेगी। एंड ऑब्वियसली बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज लंबा प्रोसेस होता है, रातों रात नहीं होगा, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बट दिस इज द स्टेप। वैसे जो एक्टिंग में आना चाहते हैं उसमें ऐसा क्या होना चाहिए जिससे उसके कास्ट के चांसेस ज़्यादा हो? आई एक्चुअली फील कि मतलब ये बात बोलने की होती है, लेकिन ये सच ही है कि उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा तो वो तो चाहिए। हाँ, सिर्फ फेस स्ट्रक्चर से, एज आई सेड, कि आप खाली फेशियल एक्टिंग नहीं कर सकते, आपकी पूरी बॉडी उस चीज़ के अंदर होनी चाहिए। कैरेक्टर की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी एक डायरेक्टर की विजुअल एबिलिटी होती है, उतनी अच्छी एक एक्टर की भी होनी चाहिए। इमेजिन करने की उस स्टोरी को और उसको समझने की, हम इसको पर्दे पे कैसे दिखा सकते हैं, ये सारी एबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद का क्राफ्ट बहुत अच्छा हो, आपका आर्ट अंदर से बहुत अच्छा हो, आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो लोगों की क्रिएशन की, तो ऑफ कोर्स दे नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। और डिसिप्लिन आई थिंक इस इंडस्ट्री में मैटर करता है। लोगों को लगता है कि राजा रात भर सोते नहीं है, ऑल ऑफ दैट, बट डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आप कितने कोऑपरेटिव हो, आप कितना जल्दी लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, कितने जल्दी टेक्स ख़त्म कर रहे हो, टेक्स अगर टाइम लगा के कर भी रहे हो तो कैसे अपना बाकी का पूरा दिन मैनेज करो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम स्किल्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन एक्टर। बट अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, एक्टिंग की समझ नहीं है, और आपको लगता है कि अरे एक्टर कोई भी बन सकता है, सो आई थिंक दैट इज़
अ रॉन्ग पाथ दैट यू आर गोइंग इनटू। तो पहले तो ये समझ लो कि इट इज़ अ डिफिकल्ट क्राफ्ट। ऑफ कोर्स आप डायलॉग्स किसी और के बोल रहे हो, आप यू नो एज प्रियंका, आई वुड कोट प्रियंका चोपड़ा ईयर की, बहुत कम जॉब होता है हमारा, लेकिन बहुत हाँ रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आप डायलॉग किसी और के बोल रहे हो, आप विजुअलाइजेशन किसी और की कर रहे हो, आपको शूट कोई और कर रहा है, बट एट द एंड आप ही उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी हाँ होनी होता चाहिए है। वो इन पर्सनल लाइफ हाँ, में। वैसे आप प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, ऑडिशन और इंट्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये भी बताना कि हर एक को अच्छी तरह से कैसे बनाया जा सके। प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, इंट्रोडक्शन, हाँ हाँ हाँ। ऑडिशन, ये 4 चीज़ें, राइट। सो मैं इंट्रोडक्शन से शुरू ठीक है। करती हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इंट्रोडक्शन जैसे उसका नाम है, आपको अपने आप को एक वीडियो में इंट्रोड्यूस हाँ करना हाँ। है, या तो पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप, यानी आप कैमरा को ऐसा कर लो उस तरीके से। तो आप इसी लेंथ पे, आप मिडिल लेंथ पे अपना कैमरा रखेंगे, अच्छी सी लाइट होगी, सनलाइट प्रेफरेबल, मतलब नेचुरल लाइट प्रेफरेबल है, और आप अपना नेम, एज, हाइट, लैंग्वेजेस, थोड़ा बहुत अपने बारे में, और अपनी साइड प्रोफाइल्स देंगे, यानी अपना लेफ्ट और राइट साइड दिखाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, आई एम एन एक्टर, आई वुड से, hi, my name is Rajeshwari, I'm 24 years old, my height is this, my languages are this, and these are my side profiles. I will turn right and left, और मैं इस तरीके से, सॉरी, लेफ्ट एंड राइट एंड इस तरीके से मैं आपको प्रोफाइल बताऊंगी। इंट्रोडक्शन अपना हो गया क्लियर। ऑडिशन वही होता है कि आपको सामने से एक स्क्रिप्ट मिली है, या एक सेल्फ ऑडिशन होता है, या आपने किसी स्क्रिप्ट पे उस चीज़ को एक्ट किया है और उस वीडियो को भेजा, या आप लाइव ऑडिशन दे रहे हो, यानी एक्टिंग करके दिखाना, ठीक है। तो वो एक सेल्फ टेस्ट हो गया या टेस्ट हो गया। प्रोफाइल है, वो होता है कि आपकी अगर आपसे कोई आपकी प्रोफाइल मांग रहा है, कोई प्रोडक्शन हाउस या कास्टिंग एजेंसी और एनीबडी, तो उसके अंदर आपको अपने पिक्चर्स इंक्लूड करने हैं, आपकी बेसिक डिटेल्स इंक्लूड करनी है, नेम, एज, हाइट, लैंग्वेजेस अगेन, बट ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाते हैं। ईमेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो। आपको अपनी वर्क लिंक्स डालनी है, मतलब आपने जो भी काम किया है, अगर वो यूट्यूब पे पोस्ट हुआ हो या वो टीवी पे पोस्ट हुआ, तो अगर आपके पास उसकी कोई क्लिप है तो वो ऐड कर दो, उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस लिख दो, हर बेसिक चीज़, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज वाले प्रोफाइल में तो डाल ही दो, वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना प्रेफर मत करो, जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी। तो प्रोफाइल बेसिकली यही होती है कि आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके बारे में सब कुछ, ठीक है। पोर्टफोलियो आपका ये होता है, पोर्टफोलियो इमेजेस एज पीपल से, पोर्टफोलियो इमेजेस वो होता है जो आपने एक प्लेन बैकग्राउंड में या एक फोटो शूट करवाया हो बेसिकली। बट जब भी, मैं तो सजेस्ट करूँगी, आप जब भी पोर्टफोलियो शूट करा रहे हो, आप प्लेन बैकग्राउंड में ही कराओ, क्योंकि अगर आप आउटडोर कराते हो या प्रिंटेड बैकग्राउंड में कराते हो तो डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका फेस ठीक से नहीं दिखता है। तो जितना प्लेन बैकग्राउंड में इंडोर फोटोशूट कराओगे उतना। वैसे पिछले कुछ सालों में नेपोटिज्म एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है, तो आप इसे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर क्या सोचते हो इसके बारे में? हाँ, सो देखो, आई वुड से कि जैसे मैंने बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है हाँ नेटवर्किंग। जो स्टार किड्स होते हैं उनके लिए नेटवर्किंग ईजी हो जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का सर्कल ही होता है, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज होता है, लेकिन सरवाइव करना बहुत, क्योंकि काफ़ी लोगों को नेटवर्किंग करते करते ही 50 साल लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आज कितने एक्टर्स हैं हमारे, नवाज जी है या के मेनन सर है, वो लोगों को इतने साल लग गए नेटवर्किंग कर करके अपना एक प्लेस बनाने में। तो ऑब्वियसली उनके लिए एक फ़ायदे वाली बात हो जाती है कि उनको सारा नेटवर्क मिल रहा है, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। आपके पास आज एक प्रोजेक्ट है, कल नहीं है, क्योंकि आपके कंपटीशन इतना बैठा है, या अचानक से कोई और चेहरा किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो अगर आप अपने काम में अच्छे नहीं हो तो जेन्युइनली आपको आगे काम नहीं मिलेगा। तो एक प्रोजेक्ट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक नेपोटिज्म नहीं है, ये है कि हाँ, आप थोड़े से प्रिविलेज्ड हो, लेकिन उसके आगे सब कुछ आपको ही हाँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो एक्टिंग है, और अगर वही नहीं आई तो क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज इतनी बड़ी दुनिया में अगर कम सिर्फ 50 स्टार्स है, तो एक्टिंग को, ऑब्वियसली यहाँ हाँ। पे एक्टिंग की बहुत अहमियत है। अच्छा, जब किसी कैरेक्टर के लिए आपको कास्ट करना होता है तो आप उसे कैसे फाइंड करते हो, एंड इसके लिए लोग ज़्यादातर अप्लाई कहाँ पर करते हैं? सो एज अ कास्टिंग एजेंसी और प्रोडक्शन हाउस, हमारे पास डेटा होता है। हाँ हाँ। बहुत सारा डेटा होता है, जिसमें हम लोगों ने सेग्रीगेशन किया होता है, मेल फीमेल, 25 से 30 साल, 35 से 40 साल, फेयर स्किन, डस्की स्किन, डार्क स्किन, हाइट का सेग्रीगेशन होता है, फॉरेनर मेल फीमेल का सेग्रीगेशन अलग होता है, बच्चों का सेग्रीगेशन अलग होता है। इससे बहुत सारी चीज़ों का हमारे पास डेटा होता है। इन केस हमारे पास डेटा नहीं होता, तो हमारा नेटवर्क ऐसा होता है कि हम
और कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स को जो लोकल लेवल पे है, जो छोटी मोटे एजेंट्स है जो रामनगर में यूजुअली ऑपरेट करते हैं फ्रीलांसर्स, उनके पास रीच आउट करते हैं। उनके पास डेटा का तो गोल्ड माइन होता है, तो इस चीज़ में वो लोग काफ़ी जीत जाते हैं कि उनसे डेटा ले लो। बट अगर हमें कोई बड़े सेलिब्रिटीज चाहिए तो फिर उनके मैनेजर से ही बात होती है डायरेक्टली, या अगर कोई एजेंसी उन्हें मैनेज करती है तो उस एजेंसी से, मतलब अब टचवुड इतना नेटवर्क है कि हम उनसे डायरेक्टली बात करने की कैपेसिटी रखते हैं, बिकॉज वी हैव देयर कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल। तो इस तरीके से हम यूजुअली प्रोसीड करते हैं अगर कोई सिलेब लिस्ट में। इसमें फ्रीलांसिंग वर्क भी होता है? बहुत ज़्यादा, बट कोई सर्वाइवल गारंटी नहीं होती है, दैट्स द ओनली इशू। एज अ फ्रीलांसिंग वर्क किस तरीके से होता है इसमें? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, जो आराम नगर के साइड पे कोऑर्डिनेटर्स एजेंट्स होते हैं, अंधेरी वगैरह पे जो बेस्ड है, तो ये लोग वही करते हैं। इनके पास रहता है हज़ारों डेटा, इनके प्रोडक्शन हाउस से कांटेक्ट रहते हैं। प्रोडक्शन हाउस इनको बताता है कि हमारे पास एयर इंडिया की एक ऐड आई है फॉर एग्जांपल, हमें वो ऐड बनानी है और हमें एयर होस्टेस लुक टाइप का कोई चाहिए, और बाकी वो हमें रैंडम लोग चाहिए जो एरोप्लेन में बैठे हुए दिखाई देंगे, तो हमें कम से कम 50 लोगों की कास्ट चाहिए। तो वो एजेंट फ्रीलांसिंग करेगा और हर या तो आर्टिस्ट से पैसा कुछ कमीशन ले लेगा या प्रोडक्शन हाउस से ले लेगा, वो उसके ऊपर होता है यूजुअली। और पहले ही बोल दिया जाता है आर्टिस्ट को, आपको इतने 1000 रुपए मिलेंगे या इतने लाख मिलेंगे, और इसमें से हमारा 15% या 18% कमीशन होगा। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दो टैलेंटेड एक्टर्स में से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ा हो, एंड देन उनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कैसे करते हो? वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा था होगा। दो टैलेंटेड एक्टर्स में से चूज़ करना पड़े? हाँ, दो में से। हाँ, ऐसी सिचुएशंस आती है, दो नहीं, इनफैक्ट कभी कभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन की वजह से हमें समझ नहीं आता कि काम किसको दे। बट अगर दो का ऑप्शन है तो वही आगे जाता है। ऑब्वियसली दो है तो वो दोनों बेस्ट ही होंगे, तभी वो दो तक शॉर्टलिस्ट हो पाए। बट उनका डिसिप्लिन उस टाइम पे देखा जाता है, वो कितने कोऑपरेटिव है, कितना जल्दी ऑडिशन बना के भेज रहे हैं, बहाने नहीं दे रहे हैं फोटो भेजने के लिए कि नहीं आई एम आउट राइट नाउ, आई एम एट अ शूट राइट नाउ। वो कितना ज़्यादा हमारे साथ में घुल मिल रहे हैं, हम काम को सीरियसली ले रहे हैं, वो चीज़ हम देखते हैं और उसके बाद फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने उसको स्टार्ट से एंड तक क्रिएट किया होता है। तो जिस एक्टर का हमें सेम कंट्रीब्यूशन दिखता है उसके अंदर, हम उसको पहली प्रायोरिटी देते हैं यूजुअली। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लोग जब ऑडिशन देने आते हैं तो उनमें से कुछ रिजेक्ट भी होते होंगे, तो उनमें ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक होती है जिस रीज़न से वो सिलेक्ट नहीं होते या रिजेक्ट होते हैं, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो भी थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देना कि कैसे क्या कर सकते हैं हम। आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही करते हैं कि वो लोग टाइमलाइन फॉलो नहीं करते। अगर उन्हें बोला है आज शाम तक ऑडिशन चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि यार दे दो ना, आज दोपहर तक दे दो अगर आप फ्री बैठे हो तो। जितना जल्दी, हाँ मुझे समझ में आता है कि कैरेक्टर में घुसने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी वाइब में आना इंपॉर्टेंट होता है, होता है उतना टाइम लो ऑब्वियसली आप, रेकिन जितना जल्दी हो सके आप भेजो, बिकॉज आपका कंपटीशन आपसे हमेशा फास्ट रेडी बैठा होगा किसी भी फील्ड में, क्योंकि कम से कम 15-20 लोग एटलीस्ट उसके लिए ऑडिशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कोई और ले जाएगा उसको। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दो, और जिस तरीके से मांगा गया है उस तरीके से दो। अगर वो आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मांग रहे हैं, डॉक फॉर्मेट में मत जाके भेजो, या गूगल ड्राइव की लिंक मत भेजो, क्योंकि यार अब मेरे व्हाट्सएप पे सारे लोगों को मैंने मार्क कर दिया है कि मुझे इन लोगों से लेना। अब एक जन की डॉक खोलने के लिए मैं गूगल ड्राइव पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि बाकी सबका तो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये छोटी छोटी गलती की वजह से हम मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि अभी भी काफी लोग हमें ईमेल करते हैं प्रोफाइल्स उनकी, तो कुछ लोग मुझे पीडीएफ के अंदर अपने डिटेल्स भेजते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है कम से कम 10,000 का डेटा फॉर एग्जाम्पल, और अगर मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल कोई रशियन ओल्ड मैन, तो मैं लिखूंगी रशियन, या मैं लिखूंगी अमेरिकन, या मुझे चाहिए किसी का एक्सेंट हो जर्मन एक्सेंट, तो मैं जर्मन लिखूंगी। और अगर वो बॉडी ईमेल की बॉडी कॉपी में आपने जर्मन नहीं मेंशन किया हुआ है, आपकी स्पेशल स्किल नहीं मेंशन की हुई है, और आपने वो एक पीडीएफ भेजा जिसके अंदर शायद मेंशन हो, तो मैं अवॉइड कर, मतलब उसमें मेरी गलती नहीं होगी कि वो अवॉइड हो रहा है। तो हमेशा ऐसे करो कि आपको कोई, आप एक अलग से फॉर्मेट में, जब तक बोला ना जाए तब तक एक अलग फॉर्मेट बना के मत भेजो, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजो, डायरेक्ट ईमेल पे भेजो, और अपनी हर एक छोटी छोटी स्किल को मेंशन करो। आपको स्विमिंग आती है आप लिखो, आपको संस्कृत आती है आप लिखो। आप ऐसा मत सोचो कि अरे यार आजकल संस्कृत कौन बोलता है, नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो संस्कृत बोल पाते हैं आजकल, और हम उन लोगों को जब ढूंढने जाते हैं तो हमें कोई मिलता नहीं, तो आपको पता नहीं आपको किस स्किल की वजह से काम मिल जाए। और जो ऑनलाइन वीडियो के फॉर्मेट में अपना ऑडिशन आपको भेजते हैं, तो उनमें भी ऐसी कोई कॉमन मिस्टेक्स होती है?
वीडियो के अंदर यही होती है यूजुअली कि आप या तो स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाते, तो या तो आप कभी ओवर इमोट कर देते हैं या कभी अंडर परफॉर्म कर देते हैं। तो आई सजेस्ट कि जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिले पहले तो उसको 10-15, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप बैठ के पहले पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, उसके बाद पूरा अटेम्प्ट करना शुरू करते हो। तो इसलिए आप 10 मिनट बैठो, पूरी स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, कोई रेफरेंस मिला है तो उसे अच्छे से देखो, उस रेफरेंस में अगर कोई गलती है तो उसे अवॉइड करने की ट्राई करो, उसके बाद अपना ऑडिशन वीडियो शूट करो। और प्लीज़ अच्छी ऑडियो में शूट करो, क्योंकि कभी कभी डायलॉग सुनाई नहीं देते, आप फैन बंद करना भूल जाते हो या आपके पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करो। अच्छा, जो हमें मूवीज़ में सीरीज़ में बर्थ के टाइम बेबी देखने को मिलते हैं या 3-4 साल के भी बच्चे होते हैं तो देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए पेरेंट्स को क्या प्रोसेस एंड रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? मुझे ना ये बहुत बड़ी कंप्लेंट है पेरेंट्स से कि कुछ मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स नो द बेस्ट, मैं कोई नहीं होती उनको जज करने वाली, लेकिन कुछ बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल होती है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स, मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि हम नहीं चाहते कि इसका पढ़ाई से पूरा फोकस हट जाए, सो वी वांट टू डू इट, क्योंकि करिकुलर एक्टिविटी आजकल इतनी आ गई है, वो लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम के लिए हमें चलेगा, बट ये चीज़ फिल्म इंडस्ट्री नहीं समझती। अगर ट्यूसडे को शूट है तो ट्यूसडे को शूट है। अच्छा। तो मैं ये नहीं बोलती आप एजुकेशन को अफेक्ट होने दो, मत होने दो, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर पार्ले की एड में ब्रांड एम्बेसडर आपका बच्चे को मिल रहा है, तो एक दिन के लिए मत सोचो कि यार इसका स्कूल मिस हो जाएगा, एक दिन के लिए छोड़ दो। एक, हाँ मतलब अगर आपका, और क्योंकि अब कैसा हो गया कि पार्ले को वही बच्चा चाहिए, हमने उनको दे दिया ऑलरेडी 50 ऑप्शंस, लेकिन पार्ले को बच्चा वही चाहिए। हाँ। तो समझो कि आपके बच्चे में इतने बच्चे को उन्होंने कम्पीट करके आगे निकले, मतलब पोटेंशियल है, उस चीज़ को कंसिडर करो। नो, आई थिंक ही इज टायर्ड टुडे। या कभी कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं कि नहीं मेरा सपना था एक्टिंग करने का, तो मैं चाहती हूँ कि ये पूरा करे, प्लीज़ ऐसा मत करो। थोड़े टाइम उसको घर पे अपने कैमरा के सामने फेस कराओ, देखो वो इंटरेस्टेड है या नहीं, उसको डांस वांस कराओ, देखो वो इंटरेस्टेड है या नहीं, उसके बाद हमारे पास आओ। ऐसा ना हो कि वो हमारे पास। इसके रिलेटेड भी कुछ मिसकॉन्सेप्शन होते हैं जो पेरेंट्स सोचते हैं किड्स कास्टिंग के बारे में? हाँ, एक्चुअली ये काफ़ी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि हमारे जो 4 साल वाला बेटा है उसको ले लो, क्योंकि बेटी तो अभी 1 साल की है, उसके लिए तो क्या ही काम होगा, या फिर 6 महीने की, उसके लिए तो क्या ही काम होगा। तो मैं उनको समझाती हूँ कि जॉनसन की एड में अगर डायपर की एड है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपके 3 साल के बेटे का कुछ नहीं कर सकती, मुझे आपकी वो 6 महीने की बच्ची ही चाहिए। हाँ। तो जैसे अभी गुड न्यूज़ में वो बच्ची आई थी, तो वो उसके पेरेंट्स आए थे, वो 17 डेज की बच्ची थी, 17 डेज की। तो जब नसीब में होता है तो किसी भी उम्र में काम मिलता है, सजेस्ट। अच्छा, जब बच्चे का शूट होता है तो पेरेंट्स वहीं पर रहते हैं क्योंकि पायरेट्स का भी खतरा होता है थोड़ा? नहीं, हम 18 तक तो एटलीस्ट पेरेंट्स को वहाँ पे रहना कंपलसरी होता है। हाँ। और पेरेंट्स की अपनी अरेंजमेंट होती है। आजकल प्रोडक्शन कंपनी बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उनके लिए एक केयर सेंटर अलग से बनाती है। हमसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि बच्चे कौन सा प्रोडक्ट खाते पीते हैं, कौन सा मतलब दूध में क्या मिक्स करके पीते हैं, तो वो सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। और बिना पेरेंट्स के तो हम कुछ नहीं करते, तो हम पेरेंट्स से एक अलग से फॉर्म साइन करवाते हैं कि हम उन बच्चों का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर आपको और भी कोई चीज़ें हैं तो आप पहले ही बता दो। तो पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं होता, वी कैन नॉट टेक द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जब स्क्रिप्ट के वाइज एक्टर को कास्ट करना होता है तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि डायरेक्टर का भी एक विजन होता होगा कि हमें इस कैरेक्टर के लिए ऐसा एक्टर चाहिए, तो आप उसको कैसे फाइंड करते हो? सो होता ये है कि जो स्क्रिप्ट लिख रहा होता है या जो डायरेक्टर होता है, दोनों भी जब साथ में बैठते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी विजुअलाइज कर लिया होता है कि इस स्क्रिप्ट में हमें एक बंगाली फॉरवर्डेड वुमेन चाहिए, तो हमें मौनी रॉय या हमें रानी मुखर्जी यही चाहिए। अब उनके दिमाग में वो चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी देख रहे हो, अभी रिसेंटली आपने शायद केरला स्टोरी देखी होगी, अगर मैं आपको बोलूँ उसमें से आदर्श शर्मा को निकाल के आप किसी और को इमेजिन करो तो अब आपके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको कोई बोले कि आप तारक मेहता में से जेठालाल को रिप्लेस कर दो, बिकॉज आप इतने साल से देख रहे हो, पॉसिबल नहीं है। सो व्हेन द राइटर और द डायरेक्टर आर वर्किंग ऑन अ स्क्रिप्ट, उन्होंने वो चीज़ विजुअलाइज कर ली, क्योंकि उन्होंने उसको जीरो से क्रिएट किया है। उनके दिमाग में ये है कि इसमें रानी मुखर्जी ही अच्छी लगेगी, तो ऑब्वियसली वो हमारे पीछे पड़ते हैं कि नहीं हमें रानी मुखर्जी ही ला के दो। बट ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो 2-2 साल के लिए पैक्ट होते हैं, उनके अगले 2 साल तक की डेट नहीं होती हमारे पास में। तो वो कहते हैं अगर आपको 2025 में रानी मुखर्जी को कास्ट करना, तब तक आप वेट कर सकते हो तो करो, तब तक आप अपनी बाकी की प्रोडक्शन की तैयारी कर लो।
लेकिन अगर हमें अगले साल भी शूट करना है तो मुझे मेरा काम वहाँ पे आता है कि मैं उन्हें कन्विंस करूँ कि नहीं, रानी ही जितनी अच्छी हमें ये लग जाएगी और हम इससे वो एक्सेंट निकलवा लेंगे, हमने उन्हें पहले भी ऑडिशन किया है, आप टेंशन मत लो। तो वहाँ पे मेरा काम आता है कि मैं कितना उन्हें कन्विंस कर सकूँ और अपने, क्योंकि हमसे सजेशन लिए जाते हैं एज कास्टिंग डायरेक्टर, हमें पहले पूछा जाता है कि हम ये सोच रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक। तो वैसे सोशल मीडिया से कितना फ़र्क पड़ा है कास्टिंग के प्रोसेस पर? ऐसा सेट की ऑडिशन की लाइनें खत्म हो हाँ गई है, सारे ऑडिशन ऑनलाइन आ जाते हैं, वो फर्क पड़ा है। दूसरा ये फर्क पड़ा है कि हम आर्टिस्ट का सोशल मीडिया देख के बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं कि उसका अपकमिंग अभी मूवीज कौन सी आ रही है, तो अपने को समझ जाएगा कि चलो अभी ये उस चीज़ के प्रमोशन में बिजी है। एक वो हो गया। दूसरा ये हो गया कि उनका करंट लुक क्या चल रहा है। अब हम किसी बड़े आर्टिस्ट को बोले कि आप लुक टेस्ट के लिए आ जाओ तो अच्छा नहीं लगता कभी कभी, लेकिन हम उनका, हाँ, हम उनका ये समझ सकते हैं कि चलो इनका लुक अभी ये है, उन्होंने शॉर्ट हेयर कर रखे हैं। वैसे तो मेकअप वेकअप तो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, मुझे पहले अपना पूरा काम करना है, उसके बाद मेकअप टीम अपना देखेगी, तो मैं कहीं पे भी लैक नहीं कर सकती। ओके, तो इस इंडस्ट्री में जो भी आना चाहता है उन्हें आप अपने तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जिससे उन्हें अपने करियर में हेल्प हो सके? मेरे हिसाब से यही है कि जितने हो सके ऑनलाइन ऑडिशंस दो, जितने हो सके जितने, जितना टाइम पे दे सकते हो, जैसे जैसे मांगा जाए लैंडस्केप पोर्ट्रेट वैसे दो, बिकॉज कुछ रीजन होता है कि हम ऐसा करवा रहे हैं। दूसरा आई वुड सजेस्ट कि अपने एक्टिंग पे एवरी डे प्रैक्टिस करो, फोकस करो। एक्टिंग क्लासेस लेना है या यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ है, आप खुद इतना कुछ सिखा रहे हो यूट्यूब पे, तो इस तरीके के पॉडकास्ट सुनो या वीडियोस देखो जिसमें वो आपको अपने क्राफ्ट पे काम कराए। और जितनी नेटवर्किंग हो सके उतनी करो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह से सबको स्पैम कर दो एकदम से। और बहुत कैजुअल नेटवर्किंग बनाओ, ऐसे नहीं कि बहुत फॉर्मल रखो कि हाय माय नेम इज दिस, आई एम एन एक्टर, आई एम लुकिंग फॉर, हाय लिसन आई एम एन एक्टर, आई नोटिस दैट आप भी कास्टिंग में हो, सो इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी होगा। जितना कैजुअल रख सकते हो रखो, बिकॉज वी आर वेरी चिल पीपल। अच्छा, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कहाँ पर कर सकता है? किसी को भी मुझे कांटेक्ट करना है तो आई थिंक लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव हूँ। आई पोस्ट माई वर्क ऑन लिंक्डइन, आई पोस्ट माई लाइफ अपडेट, वर्क अपडेट्स ऑन लिंक्डइन, सो एनीबडी who wants to get in touch with me can DM me on LinkedIn. My name is राजेश्वरी शर्मा on that. तो ठीक है राजेश्वरी जी, आपने जो हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपको हमारे साथ पॉडकास्ट करके मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, स्पेशली आपका जो यूजर नेम है अनसीन अचीवर्स, वो मुझे बहुत पसंद है। सो कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। आई होप टू कनेक्ट विथ यू सून, जब तक मेरी कुछ और प्रोजेक्ट्स रिलीज हो जाए, एंड मे बी वी विल मीट अगेन। डन, थैंक यू। थैंक यू।